Okay, hello everybody. We are going to start with the chapter Heredity and Evolution, class 10th का chapter. We will study only about heredity in this chapter because evolution has been removed from the CBSE for the session 22-23. Okay, so heredity पढ़ने के लिए आपको कुछ basic terms हैं जो आपको मैं अभी क्या बोलते हैं मगअप कराना चाहता हूँ या रटा देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ। हेरिडिटी समझना जब आसान होगा जब आप इन दो टर्म्स के बारे में समझ पाएंगे, एक ट्रेट और एक कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? एनी हेरिटेबल फीचर, ठीक है। हमें अपने माँ बाप से मिलने वाला हमारा हेयर टाइप, हमारी आई कलर, हमारा स्किन कलर, हमारी हाइट, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगी। भाई अगर हम आई को एक आई कलर को अगर हम मान लें एक ये कैरेक्टर है तो आई कलर के कई ट्रेट हो सकते हैं। भाई आई आपकी ब्लैक हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, ग्रीन हो सकती है। ग्रीनिश शेड में तो कई शेड्स होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो देखने को नहीं मिलती। इसका बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। इन्वायरमेंट के ऊपर भी हमारा बहुत सारे एक्सटर्नल फीचर्स, नॉट एक्सटर्नल, बहुत सारे फीचर्स डिपेंड करते हैं। खैर दैट्स अ डिफरेंट केस। एज ऑफ नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स, कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स। कैरेक्टर्स क्या है? एनी हेरिटेबल फीचर जो एक जनरेशन से दूसरे में जा सके उन्हें हम कैरेक्टर कहते हैं। उसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। जैसे आई कलर की अगर हम बात करें, आई कलर को एक कैरेक्टर ले लें तो आई कलर के कई सारे हमारे पास डिफरेंट ट्रेट्स हो सकते हैं। ब्लू, हाँ ब्लू आइज हिप्नोटाइज होती हैं, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, ठीक है। अगर मान लो मैंने हाइट को ले लिया, ठीक, टॉल हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, मीडियम हाइट हो सकती है, तो हाइट एक कैरेक्टर हो जाएगा, ये सब उसके क्या हो जाएंगे? ट्रेट हो जाएंगे। तो अब हम हेरिडिटी की डिफिनीशन आपको समझाते हैं एंड आई होप कि आसानी से आ जाएगी। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं। तो डिफिनीशन लिख देते हैं। द ट्रांसफर ऑफ characteristics, transfer of characteristics from parents to their offspring। offspring मतलब बच्चा लोग, बात समझ गए? चिल्ड्रंस, ठीक है। प्लांट्स के केस में ऑफस्प्रिंग की जगह वर्ड यूज करते हैं प्रोजेनी, ठीक है, साइंटिफिक वर्ड है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, यू ऑल आर एनिमल्स एक्सक्लूडिंग मी, तो एनिमल्स के केस में बात करते हैं ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। प्रोजेनी बोल देते हैं हम प्लांट के केसेस में, ठीक है। ट्रेट और कैरेक्टर में डिफरेंस भी हमें आसानी से समझ में आ गया। अब इसको विद एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैंने मान लो रमेश की शादी कराई रेखा से। रमेश इज टू लकी। अभी मैंने दो एग्जाम्पल दिए थे, रमेश ही था लेकिन वाइफ चेंज होती चली जा रही है। रमेश की शादी मैंने करा दी है बेटा रेखा से। रमेश की आई कलर है ब्लैक, हाइट है टॉल। रेखा की आई कलर है ब्राउन और हाइट है शॉर्ट। इन दोनों का बच्चा हुआ, जो पहला बेबी हुआ, ठीक है, उसका नाम रखा इन लोगों ने राहुल, ठीक है। जो राहुल था बेटा उसकी आईज तो ब्लैक थी मगर हाइट उसकी शॉर्ट थी, तो कि दोनों के कैरेक्टर्स आ गए भैया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का 50% मतलब ह्यूमंस का 50% फादर से आता है, 50% मदर से आता है। तो दोनों के ट्रेट्स है ना भैया। हो सकता है कुछ ट्रेट मदर के डोमिनेंट हो, कुछ फादर के डोमिनेंट हो। भाई 50% मदर से आया, 50% फादर से आया। तो अब कुछ फीचर जैसे आँखों का कलर देख के तो कह देंगे अरे वाह रमेश तो अपने पिताजी पे गया है। हाइट देख के कहेंगे सॉरी राहुल तो अपने पिताजी पर गया है। और हाइट देख के कहेंगे राहुल तो अपनी माताजी पे गया है, ठीक है। अच्छा फीचर इंसान जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे ऊपर गया है, हाइट वाला इतराएगा। तो कहने का पर्पज़ ये है कि माँ बाप से बच्चों में डिफरेंस आ गया। दे कुड नॉट बी द एग्जैक्ट कॉपी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड क्लोन पढ़ाया था मैंने जब रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे। क्लोन मतलब एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स सेल। यहाँ पे ऐसा कोई रमल नहीं है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये तो इनका पहला बेबी था। दूसरा बेबी था, दूसरा बेबी कोई बता दो मुझे। चलो राधा हो गई, ठीक है। राधा की बेटा हाइट भी टॉल थी मगर आई कलर क्या था? ब्राउन। ये भी अपने पेरेंट्स से मिल सकती है पर एग्जैक्ट नहीं होगी।
तो द डिफरेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग एंड बिटवीन द ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड एज वेरिएशन। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? द डिफरेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग एंड बिटवीन द ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड एज वेरिएशन। इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, इन दोनों के बारे में साइंस की एक ब्रांच है विच स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। बहुत टर्म्स आपने सुना होगा बचपन से अभी तक 1000 बार, जेनेटिक्स जेनेटिक्स। सो अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आज तो हमारे पास n नंबर ऑफ सोर्सेज हैं इस बारे में जानने के लिए कि जेनेटिक्स क्या है, बट देयर मस्ट बी अ टाइम व्हेन इट वुड हैव बीन स्टार्टेड कि कैसे जेनेटिक्स, क्या है जेनेटिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टर्स, व्हाट आर द ट्रेड्स। तो अगर हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा बात किसने करी, ये हमारे अंदर अवेयरनेस कौन लाया, या इसकी स्टडी कहाँ से शुरू हुई, तो हम बात करेंगे मेंडल की। मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉहन मेंडल, एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। चलिए मेंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, सो अब हम बात करने वाले, ओके वेट, लेट इट बी, आई विल आस्क यू लेटर। सो अब हम मेंडल के बारे में अगर हम बात करें तो लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ी उसकी हिस्ट्री ज़रूर पता होनी चाहिए। मेंडल की अगर बर्थ की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे बेटा, ठीक है, इन द ईयर 1822। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 62 साल की इनकी कुल ज़िंदगी रही। ये आत्मा इनकी जो है ईश्वर से जा मिली 1884 में, हाँ 62 ईयर्स लगभग ये जिंदा रहे, ठीक है। तो इनका बर्थ और डेथ आपको याद करना है। इनकी पढ़ाई कहाँ पे हुई? पैदा ऑस्ट्रिया में हुए थे, पढ़ा था इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में पढ़ने के बाद जब ये लौटे, इन्होंने मोनेस्ट्री में अपने आप को ज्वाइन कर लिया। इनको टाइटल मिल गया ग्रेगर का, इनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल हो गया। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर कि इनका क्या एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, किसके ऊपर इन्होंने स्टडी करी। ही स्टडीड पी प्लांट। किसके ऊपर पढ़ाई करी बेटा? पी प्लांट। मटर आपने कहा है, मटर फली के अंदर से मटर निकाल के खाते हैं, मज़ेदार हरे हरे मुलायम, वही उसी को हम पी प्लांट कहते हैं। उसका साइंटिफिक नेम होता है बेटा पाइजम सटाइवम। जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, फर्स्ट नेम का जीनस का पी कैपिटल होगा और स्पीशीज का एस स्मॉल होगा, ठीक। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरा देखने में तो खुद ही गलत लग रहा है, कैपिटल पी होगा यहाँ पे, वही बेचारा छोटा वाला एस होगा, ठीक है। पाइजम सटाइवम इसका क्या है बेटा? साइंटिफिक नेम है। इन्होंने इसको क्यों लिया अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए या अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? ऐसा नहीं है कि मेंडल ने और चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया। द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स वर डन ऑन दिस पी प्लांट। उन्होंने इसके अंदर 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे, ठीक। भाई अगर हमें किसी में कंपैरिजन करना है, भाई 2 लोग हैं, एक ही शक्ल के हैं, एक ही हाइट है, एक ही आवाज़ है, एक ही बिहेवियर, हम उसमें क्या कंपेयर कर लेंगे? हमें चाहिए कि 2 लोग हों, अलग अलग हाइट के हों, अलग अलग बिहेवियर के हों, अलग अलग स्किन कलर के हों, अलग अलग मेंटली इंटेलेक्चुअल हों, मतलब इंटेलेक्ट के हों। तो कहने का पर्पज़ ये कि जब कॉन्ट्रास्ट मिलेगा तभी हम उस पर स्टडी कर पाएंगे। इन्होंने पी प्लांट को चुना क्योंकि उसके जो कैरेक्टर्स थे, उसके ट्रेड्स क्या थे? कॉन्ट्रास्टिंग। कैरेक्टर ट्रेड्स में भी आपको बता चुका हूँ। कैरेक्टर एनी हेरिटेबल चेंज, सॉरी एनी हेरिटेबल फीचर इज कॉल्ड कैरेक्टर, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेड। तो जैसे अगर हम 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करें तो वो 7 कैरेक्टर्स क्या थे? 1 by 1। यस बेटा, 7 कैरेक्टर्स क्या क्या थे? शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, color of the pods, shape of the seed, color of the seed, color of the pod, shape of the pod, shape of the pod. I'm in love with the shape of you. Then height, फिर क्या था? plant height, Plant height. Oh. position of flowers, Position of flower and color of flower. yes. Position of flower and color of flower. Okay, ये 7 कैरेक्टर्स थे, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। अब ये क्या बवाला है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का? अगर हम बात करेंगे शेप ऑफ सीड की तो 2 तरह के सीड के शेप थे, एक तो राउंड थे और रिंकल्ड थे।
भाई कुछ प्लांट में राउंड थे, कुछ में रिंकल्ड। कलर की अगर हम बात करें तो येलो थे और ग्रीन थे। फिर हम बात करें कलर ऑफ पॉड की तो ग्रीन कलर था और येलो था। फिर हम बात करते हैं शेप ऑफ पॉड की तो इन्फ्लेटेड था यानी फूला हुआ और कंस्ट्रिक्टेड था, लहरदार। कभी देखा होगा आपने मटर फली ऐसी होती है कि बिल्कुल चिपकी हुई होती, बाहर से ही मटर के दाने दिख रहे होते हैं उस पर, एकदम स्किनी कपड़े पहन लो वैसा वाला। बात समझ आ रहा है। फिर प्लांट की हाइट क्या थी, या तो टॉल थी या डॉफ थी। शॉर्ट वर्ड नहीं यूज़ किया उन्होंने, डॉफ वर्ड यूज़ किया। दो ही ट्रेट थे, मतलब या तो टॉल है या डॉर्फ है, मीडियम वाला कोई केस है नहीं है। फिर पोजीशन ऑफ फ्लावर या तो एक्सियल थी या टर्मिनल, एक्सियल थी या फिर टर्मिनल। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में देख रहे हैं बेटा। फिर कलर ऑफ फ्लावर क्या था, पर्पल। बहुत पॉजिटिव कलर होता है, सुना है मैंने, पर्पल और वाइट। आप इधर देखिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे पी प्लांट में, जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को चुना। ये आपको रट लेना है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि 7 कैरेक्टर्स क्या थे। शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ पॉट, शेप ऑफ पॉट। पॉट जिसके अंदर मटरफली होते हैं, ऐसे मटरफली आप खोलते हैं ना यूँ, और जो उसका शेप वो पॉड होता है उसे ही पॉड कहते हैं। आप पॉड कुछ और पॉड ना समझ लेना। शेप ऑफ पॉड, प्लांट की हाइट कि लंबा है कि डॉर्फ है। पोजीशन ऑफ फ्लावर की टर्मिनल पोजीशन पे लगा है कि एक्सियल पोजीशन पे लगा है। कलर ऑफ फ्लावर की पर्पल है कि वाइट। अब ये बताने का पर्पस क्या है, इनमें से कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट हैं, कुछ रेसेसिव हैं। डोमिनेंट रेसेसिव समझने के लिए आपको एलिलीज समझना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। जैसे मैंने बताया था कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म्स ट्रेट्स थे, वैसे जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म्स एलिलीज हैं। एलिलीज क्या होते हैं, दे अकर इन पेयर। भाई 50% मम्मा से आ रहा है जेनेटिक मटेरियल, 50% पापा से आ रहा है। तो एक जीन माँ से आया, एक जीन बाप से आया, 2 क्रोमोसोम पास में लगा दो, ये मदर से आया है, ये फादर से आया है। यहाँ पे जो जीन है वो आई कलर के लिए कोड कर रहा है, ये वाला भी जीन आई कलर के लिए कोड कर रहा है। तो ये एक दूसरे के लिए एलिलीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एलिलीज। तो जितने भी कैरेक्टर्स हम आपको बताएंगे, प्लांट का राउंड कैरेक्टर, तो जो जीन्स इसको कर रहे होंगे हम एलिलिक फॉर्म में लिखेंगे। राउंड के लिए कैपिटल आर, ठीक है। येलो के लिए कैपिटल वाई। हम कैपिटल स्मॉल अब सब जानते हैं कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, इसलिए हम पहले से लिख देते हैं। ठीक, मेंडल ने बताया, बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, पहले मेरी बात समझे। मेंडल ने सबसे पहले लिया पी प्लांट, क्योंकि पी प्लांट में 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। ये कैरेक्टर है, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हो गए आपके। ठीक, क्यों लिया, क्योंकि इसको क्रॉस कराया, आपस में इनकी शादी कराई, बच्चे पैदा कराए, उनकी स्टडी करने के लिए कि कौन सा कैरेक्टर पेरेंट से बच्चे में आता है या नहीं। वो इंसान की भी स्टडी कर सकते थे। मान लो मैं चाहूँ, मैं इस आला दर्जे बच्चे की नामी भूल गया हूँ, मैं समर्थ की जो है वो करना चाहूँ कि स्टडी करना चाहूँ कि इनके बच्चे कैसे होंगे, उनके बच्चे कैसे होंगे। तो मैं खुद 28-29 साल का हो गया हूँ, समर्थ होंगे भी बेचारे स्वीट 16 के। अब समर्थ के बच्चों के लिए चलो मैं देख लूँगा, उनके बच्चों तक तो शायद मेरी तो 1-2 के आगे मैं देख ही नहीं पाऊंगा। मुझे चाहिए कम से कम 30-40 जनरेशन अच्छे से पढ़ लूँ सारी, तो मुझे सारे कैरेक्टर का अंदाज़ा मिल जाए, क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या लॉजिक है। आर यू गेटिंग? सो पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट है, कम उम्र में 6 महीने में ग्रो के किनारे दूसरा लग गई फसल, तो हम कई कैरेक्टर्स पढ़ सकते हैं, सॉरी कई जनरेशन तक उसको पढ़ सकते हैं। तो इतनी बात समझाने के लिए इतना कुछ मैं बोल गया। अब पहले आपको समझना पड़ेगा क्या पढ़ा दें ट्रेड्स आपको हो गए। हाँ, क्रॉसेस आ गए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस्ड है। हाँ जी, पूछिए सर। ये इसमें जो ये क्या कहते हैं, आप पता कैसे चलेगा कि ये डोमिनेंट वाला कौन सा है? ये तो आज मुझे पता है कि ये डोमिनेंट ट्रेड्स हैं, ये रेसेसिव है। पता करने के लिए ही क्रॉस करेंगे। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा याद करना, मतलब जैसे कि याद करना पड़ेगा। ये डोमिनेंट ट्रेड्स हैं 7, ये रेसेसिव है। ये याद करना पड़ेगा कि ये डोमिनेंट, डेफिनेटली याद करना पड़ेगा। नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड आएगा, उसमें आपको पहले से दिया होगा कि फलाना ट्रेड इज डोमिनेंट। आप देखो, जो डोमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? जो रेसेसिव होता है वो हम स्मॉल से शो करते हैं। अब लेट्स स्टार्ट वन एग्जाम्पल। देखो,
आज हमको पहले ही से पता है कि टॉल डोमिनेंट है, डॉर्फ रेसेसिव है, तो हम पहले ही से कैपिटल टी स्मॉल टी करते हैं। एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा के देखते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं? जब हम एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराएं, ठीक, जैसे मानो मैंने प्लांट की हाइट को एक कैरेक्टर माना, उसको लेके हम क्रॉस करा रहे हैं। दो प्लांट्स का क्रॉस करा रहे हैं सिर्फ उसकी हाइट को एक कैरेक्टर मान के। हो सकता है उसमें फ्लावर भी कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो, सीड शेप भी कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो, इग्नोर एवरीथिंग। टेकिंग वन कैरेक्टर व्हेन वी क्रॉस अ प्लांट, सच क्रॉस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर को लेके, तो हमने हाइट ऑफ द प्लांट को ले लिया बेटा, क्या ले लिया? हमने एक टॉल प्लांट ले लिया, इसका क्रॉस करा दिया एक डॉर्फ प्लांट से। टॉल प्लांट को हमने कैपिटल टी से शो किया और डॉर्फ को स्मॉल टी। अब बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फर्स्ट जनरेशन। भाई इसका गैमीट टी आएगा, इसका गैमीट स्मॉल टी आएगा, इन दोनों मिलके क्या बना देंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये होगा F1 जनरेशन, पहली औलाद, फिलियल 1, इसको F1 जनरेशन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो प्रोजेनी है उसको F1 जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन में जब हमने देखा तो सारे के सारे प्लांट टॉल। अब जो तुम्हारी वाली बात कि हमें कैसे पता चलेगा कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव है, पहली जनरेशन जब आई तो पहली जनरेशन में सबके सब क्या थे बेटा? टॉल, सारे बच्चे टॉल। तो उसने बताया यार टॉल कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट है। क्या मेरी बात समझे? हम पहले ही से कैपिटल लिख रहे थे, पहले ही से स्मॉल लिख रहे थे, क्योंकि हमको आज ये बात पता है। गो इन मेंडेलियन एरिया। हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ता है, हिस्ट्री को यहाँ नहीं लाना होता है। बात समझ आ रही है? हिस्ट्री पढ़ने के लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आप देखें, आपने यहाँ पे क्रॉस कराया टॉल प्लांट का स्मॉल या डॉर्फ प्लांट से, सारे के सारे बच्चे क्या बने? टॉल। अब उन्होंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, चलो इसकी सेल्फिंग कराते हैं। जितने ये बच्चे थे, ये सब हाइब्रिड हुए ना, इन दोनों का बना बोला हाइब्रिड, इनकी सेल्फिंग करा दी। क्या करा दी? सेल्फिंग का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से। क्या मेरी बात समझ आ रही? इसमें तो दो गैमेट्स बनेंगे भाई, यहाँ तो दोनों तो एक ही गैमेट बनेगा, एक ही टाइप का है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो हम ऐसे बना लेते हैं, मान लो इसके गैमेट्स बनेंगे बेटा कैपिटल टी और स्मॉल टी। हमने एक को मेल मान लेंगे, एक को फीमेल मान लेंगे, पनेट स्क्वायर बनता है यहाँ पे। एक गैमेट हमने मान लिया मेल से आया कैपिटल टी स्मॉल टी, एक फीमेल से आए कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस करा दिया कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल। अच्छा एक चीज़ और समझो, हमेशा कैपिटल वाले को पहले लिखते हैं, स्मॉल वाले को बाद में। ठीक, अब कैपिटल टी एक, ये क्या होगा? टॉल। ये भी टॉल और ये भी टॉल, लेकिन ये तो डॉर्फ आ गया। डॉर्फ आ गया नहीं आ गया? तो जब F2, ये जनरेशन कैसी होगी? F2 जनरेशन में हमने बाहर से देखा तो 3 तो हमें मिले टॉल और एक कैसा मिला? डॉर्फ। यानी ये डॉर्फ वाला कैरेक्टर खत्म नहीं हुआ था। अगर हम F1 जनरेशन की बात करें, F1 जनरेशन की बात करें तो ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो क्या कहता है मेंडल का कि व्हेन टू कैरेक्टर्स आर, व्हेन अ क्रॉस इज डन टेकिंग वन कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर शोज, द डोमिनेंट कैरेक्टर शोज इन F1 जनरेशन। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। भाई जो डोमिनेंट है वो अपने आप को दिखाएगा, लेकिन जब सेल्फिंग कराई गई तो पता चला जो रेसेसिव वाला था उसका कैरेक्टर छुपा नहीं है, वो सेग्रीगेट हो सकता है जब उसे मौका मिलेगा, अलग हो सकता है। F2 जनरेशन में वो सेग्रीगेट हो गया, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सेकंड लॉ हो गया। क्या पूछना चाह रहे थे कुछ? सो ये जो जब हम लोग सेल्फिंग कराते हैं उसके बाद जो हम लोग को डॉर्फ प्लांट मिलता है वो प्योर डॉर्फ होता है या फिर हाइब्रिड? ये तो प्योर हो गया। अब ये प्योर और ये हाइब्रिड वाला कॉन्सेप्ट समझो। कैपिटल जी जब दोनों एलीलीज सेम हो, एक जीन्स के दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स सेम हो, इसको हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलेंगे? एक डोमिनेंट कैरेक्टर जो है, जैसे हाइट यहाँ पे टॉल डोमिनेंट थी, तो ये चाहे होमोजाइगस कंडीशन में हो या ये एक कैपिटल एक स्मॉल, ये कहलाएगा हेटेरोजाइगस। क्या कहलाएगा बेटे? ये चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, दोनों केसेस में अपने आप को अगली जनरेशन में दिखा सकता है। A dominant character can express itself whether in homozygous condition or in heterozygous condition. क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? Everybody understood this? The character which could be expressed in homozygous as well as in heterozygous condition are dominant character. लेकिन जो बेटा हमारा recessive character है, ये अपने आप को F1 में तो दिखा ही नहीं पाया, इसका वजूद बेकार ही था। लेकिन F2 जनरेशन में जब सेल्फिंग कराई ये बाहर आ गया।
तो हमने एक ही एक्सपेरिमेंट से या एक ही क्रॉस से दोनों बातें समझ ली। जब हम F1 जनरेशन तक की बात करें तो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया, द डोमिनेंट कैरेक्टर विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। जब हम F2 जनरेशन में जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली मतलब जो सेग्रीगेट हो सकता है, कैरेक्टर विल सेग्रीगेट, इट विल नॉट ब्लेंड। दोनों बातें समझ में आ गई, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। अब हर चीज़ के बेटा क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। ये बात पी प्लांट पे तो लागू होती है, सब पे लागू नहीं होती है। अभी आप डीमेरिट्स ऑफ मेंडल के जो लॉज है पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बारे में वी विल टॉक लेटर। अभी के लिए इतना समझो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने कर लिया है, 2 लॉज हमने समझ लिए हैं। कौन कौन से लॉज समझे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ो फटाक से 2 लाइन का। बोलिए बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, द रिमेनिंग गेट्स सप्रेस्ड। यही बात तो मैंने बताई। 2 कैरेक्टर थे, एक टॉल हाइट थी, लुक एट मी, एक डॉर्फ हाइट थी, तो डॉर्फ वाली हाइट अपने आप को ना दिखा पाई, सिर्फ टॉल वाली दिखा पाई। वन ऑफ द कैरेक्टर विल बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, दूसरा वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा F1 जनरेशन में। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इतनी बात सबको समझ में आ गई? एक्सपेरिमेंट भी हमने समझ लिया। जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, F1 आप देख चुके थे, F2 में आप देखें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, द 2 जीन्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड ओनली वन जीन को ही फैक्टर कहा था मेंडल ने, ओनली वन जीन फैक्टर इज प्रेजेंट इन ईच गैमीट। ठीक है, दे गेट कंबाइंड टुगेदर रैंडमली फ्यूजन टाइम एट द जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आपका ये टी वाला जो था, स्मॉल टी, ऐसा नहीं है ब्लेंड हो गया, इसकी वो खत्म हो गई, शनाख्त खत्म हो गई। शनाख्त तो क्या बोलेंगे, हाँ, इसकी वैल्यू कभी शून्य नहीं होगी, ये बात अलग है, सप्रेस्ड हो गया है। इट विल शो, इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ जब इसे मौका मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई। मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबको समझ में आ गया। एक कैरेक्टर को लेके हमने क्रॉस कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब 2 कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराते हैं, जैसे मान लो प्लांट की हाइट ले लें और प्लांट का फ्लावर कलर ले लें, या एक दूसरा जो आपकी बुक में दिया होता है एनसीईआरटी में, वो होता है सीड ऑफ द शेप एंड राउंड येलो रिंकल ग्रीन। नहीं, सीड ऑफ द शेप, क्या मैं बोलूँ हाँ, हम एक शेप ऑफ द सीड ले लेंगे राउंड, और दूसरा हम ले लेंगे कलर ऑफ द सीड। ठीक है, येलो और राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, हाँ, शेप एंड कलर ऑफ द सीड। 2 कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराएंगे, उसे हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगली वीडियो में कराएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। बाय बाय।